सुप्रभात बच्चों। आज मैं वर्ग अष्टम के विद्यार्थियों को वाक्य विचार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आपको संधि चैप्टर पढ़ाया गया था, उसमें विसर्ग संधि का अंतिम नियम जो था उसमें उसको सुधार लेंगे। थोड़ा सा मिस हो गया, दीर्घईकार कर दीजिएगा। नी जो रस निरस, उसमें दीर्घीकार की मात्रा दे दीजिएगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं वाक्य। तो वाक्य होता क्या है? तो सब ऐसा शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय स्पष्ट करे, उसे वाक्य कहते हैं। आप किसी तरह से भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका पूरा आशय, पूरा मतलब निकले, पूरा अर्थ निकले, वही वाक्य हुआ। जैसे बोलते हैं हम राम आम खाता है, तो इसका एक अर्थ हुआ, ऐसे बोलेंगे राम है खाता आम, उल्टे पुल्टे जो शब्द हो जाएगा तो उसका व्यवस्थित रूप, व्यवस्थित उसका जो है उसका आशय नहीं स्पष्ट हो पाएगा, उसका मतलब नहीं स्पष्ट हो पाएगा। इसलिए ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय स्पष्ट कर सके वाक्य कहलाता है। अब समझ ही गए होंगे। अब देखिए वाक्य के गुण। वाक्य के गुण, किसी भी वाक्य में 4 गुण अवश्य होने चाहिए। सबसे पहले वाक्य जब बनेगा तो उसमें क्या क्या जरूरी है ये देखिए। सबसे पहले सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आसक्ति या निकटता, चौथा है पदक्रम और पांचवा है अन्वय। तो ये सब जो अगर डिटेल में लिखाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी इसका भी ले लीजिए। सबसे पहले हम चलेंगे सार्थकता पर। सार्थकता, तो सार्थकता में जो है वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थयुक्त होने चाहिए, जिसका सही अर्थ हो। दूसरा है योग्यता, तो जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जा रहा हो उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए, अर्थ प्रदान करने की योग्यता होनी चाहिए। तीसरा देखिए आसक्ति या निकटता, आसक्ति या निकटता, तो वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए। जब हम शब्दों को बोलते हैं या लिखते हैं तो अगर हम एक ही साथ लिख देंगे तो उसका सही अर्थ, देखिए यहाँ लिखे ऐसा सार्थक शब्द समूह, तो ऐसा सार्थक, ये सब अलग अलग है तो निकटता भी उसको, तो उसकी दूरी भी देखते हैं। यदि कहीं आवश्यक हो तो विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। चौथा है घ का है पदक्रम, तो पदक्रम वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द, वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द यानी पद जो है वो उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हों। ऐसे जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि राम आम खाता है तो राम है खाता आम, तो ये सब जो है उल्टा पुल्टा, इसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। तो पदक्रम यानी पद मतलब शब्द का क्रम होना चाहिए, क्रमबद्ध से वो सजा होना चाहिए। अब देखिए अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के कर्ता, कर्म, वचन, क्रिया आदि उपयुक्त मेल होने चाहिए। इसका परम ध्यान रखना होगा। अन्वय यानी अन्वय का मतलब होता है मेल। किसके साथ क्या, किसके स्थान पर हमने खाना खाया है वाक्य कहलाएगा। हम कहाँ क्या हम लिखे हैं, इसमें सब वाक्य बनने में हम संज्ञा सर्वनाम सब का भी ध्यान रखेंगे। अब आगे चलेंगे। वाक्य के 2 प्रमुख घटक हैं, घटक या अंग। घटक बोलेंगे चाहे अंग बोलेंगे, दोनों का बात बराबर ही है। तो वाक्य के प्रमुख 2 घटक होते हैं, उद्देश्य, विधेय। सबसे पहले हम जानेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य आप लोग इंग्लिश में भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं। तो उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य में समझिए, जो वाक्य हम पूरी लाइन जो लिखे हैं उसमें वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य ही वाक्य का कर्ता होता है। उद्देश्य ही वाक्य का कर्ता, यानी वाक्य में काम करने वाला कर्ता का रूप उद्देश्य ही है। कर्ता का काम करता है उद्देश्य। अब देखिए राम आम खाता है, सबसे इजी, सबसे आसान एग्जाम्पल है, उदाहरण है राम आम खाता है। तो राम जो है खाने का काम यानी कर्ता का काम कर रहा है राम। तो राम जो है इस वाक्य में राम उद्देश्य है, खाने का काम कर्ता जो है राम है, तो इस वाक्य में राम उद्देश्य है। अब देखिए विधेय।
तो विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। आपको पहले से ही जानकारी होगी उद्देश्य विधेय के बारे में। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे अध्यापिका जी ने हमें हिंदी पढ़ाया। अब देखिए इसमें अध्यापिका जी ने, यहाँ अध्यापिका जी ने क्या हो गया, उद्देश्य है। अध्यापिका जी ने उद्देश्य है तथा वाक्य में शेष अंश जो है हमें हिंदी पढ़ाया, तो हमें हिंदी पढ़ाया क्या हो गया, विधेय है। अब ये सब जान गए होंगे कि वाक्य के गुण प्रमुख 5 गुण हैं। उसके बाद वाक्य के प्रमुख घटक या अवयव हैं। अब आ जाइए वाक्य भेद। सबसे पहले वाक्य के 2 आधारों पर भेद व्याकरण में किया गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। यहाँ हम रचना के आधार पर बता रहे हैं। तो वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले जानेंगे सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक ही प्रमुख क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। प्रमुख क्रिया का मतलब यहाँ समझिए कि ऐसा वाक्य जिसमें उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया जो है क्रिया एक ही होगी, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम, मोहन और सोहन पटना गया, तो जाने का काम पटना ही करेगा, चाहे उद्देश्य राम, मोहन, सोहन है, लेकिन जाएगा एक ही स्थान पर, यानी क्रिया एक ही होगी, मुख्य क्रिया हो, यानी एक ही मुख्य क्रिया, काम एक ही करेगा। राम, सोहन और मोहन और सोहन खाना खाता है, तो खाने का काम करेगा वही, ये नहीं कि वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो इस तरह से नहीं, एक ही मुख्य क्रिया होगी। दूसरे में आइए, देखिए इसमें मुख्य क्रिया क्या है। मोहन घर जा रहा है, उसने एक सुंदर गीत गाया। अब देखिए इसमें भी है, लेकिन थोड़ा डिटेल में क्लास में फिर से बताया जाएगा। दूसरा क्या हो गया, इसमें यहाँ देखिए मिस थोड़ा सा हो गया था, यहाँ ध्यान देंगे। सरल वाक्य के बाद यहाँ पॉइंट में आप यहाँ लिखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यहाँ लिखने भूल गए थे, ध्यान दीजिए। 2 या 2 से अधिक समान और 2 या 2 से अधिक समान और स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम कहते हैं जिस तरह से आप साधारण वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, या उद्देश्य एक से अधिक और विधेय एक ही होता है, उसी तरह से इसमें क्या है, 2 साधारण वाक्य को आप जोड़ देंगे, वही 2 सरल वाक्य को अगर जोड़ देते हैं, स्वतंत्र वाक्य जो जुड़ जाता है, वो समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़ता है। ये ध्यान देंगे, समुच्चय बोधक और किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, ये सब जो है उसके द्वारा जोड़ा जाएगा। देखिए 2 या 2 से अधिक समान और स्वतंत्र उपवाक्यों से मिलकर बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समान और सरल, समान और स्वतंत्र, यानी 2 सरल वाक्यों को जब हम जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसमें जानिए कि यही इसका नियम, जब ये जुटेगा तब समुच्चय बोधक अव्यय का जो चिन्ह है, आप जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, किंतु, परंतु, क्योंकि ये सब बताया जा चुका है। जैसे राम खाया और सो गया, पिताजी बाजार गए और मेरे लिए कमीज लाए, और क्योंकि बहुत सारे हैं, इसमें ध्यान देंगे। अब देखिए मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान और स्वतंत्र उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। यहाँ समझिए, एक प्रधान वाक्य होता है, प्रधान और स्वतंत्र, और दूसरा उस पर आश्रित यानी उस पर निर्भर वाक्य रहता है। एक से अधिक वाक्य भी निर्भर रह सकता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो शराब पीते हैं वे मीरा को अच्छे नहीं लगते। प्रधान वाक्य और सरल वाक्य, प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित वाक्य। देखिए यहाँ मिश्र वाक्य में
प्रधान उपवाक्य के अतिरिक्त और तीन प्रकार के उपवाक्य हो सकते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। वो आपको फिर क्लास में जब मिलेंगे तो फिर डिटेल में बताएंगे। आज तक इतना ही।